जय हिंद सुपरफास्ट इंग्लिश एकेडमी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स का जो आगामी एग्जाम है इसी महीने कंडक्ट होगा। आप अच्छे से तैयारी करिएगा। आपको पता है कि 3 चैप्टर ऑलरेडी क्लासेस में दे चुका हूँ। ये चौथे नंबर के इसे आप अच्छे तरीके से प्रयास करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे और एकदम जेन्युइन कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा। साथ ही में कोई भी अगर डाउट बनता है किसी भी क्वेश्चन में आप पूछिएगा, मैं आपको इंस्टेंटली कमेंट के अंदर जवाब दे दूंगा। बाकी अगर आपके मन में कोई बातचीत करने का अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो चैट विद राम चौधरी एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप आराम से अपनी कोई भी बात रख सकते हैं। मैं उसका जवाब जो हो वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से दूंगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे आप देखेंगे और क्या लिखा हुआ है कि मेक हैस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को ध्यान से आपको सीखना है। एक बार आगे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये चाहता है कि जल्दी करिए, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। ठीक है, तो यानी जल्दी करो कहीं ट्रेन ना छूट जाए, इसका मतलब ये हुआ। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कैसे वो आप देख लीजिएगा। ये जो रेड कलर हो रहा है शुड नॉट मिस, इस जगह पर आपको इन 5 ऑप्शन में से एक फिल करना है और सही जानकारी आपको होना चाहिए। आपने फिल कर लिया होगा, इतना मुझे भरोसा है। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो शुड नॉट मिस लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पर शुड नॉट मिस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर खाली शुड मिस होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भैया ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर लेस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? लेस्ट आ रहा है। और याद रखिएगा कि लेस्ट के बाद आगे जितना भी सेंटेंस होगा उसके अंदर नेगेटिव वर्ड कोई भी नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो नॉट दिया गया है ये एक्स्ट्रा दिया गया है और इसीलिए हम जो है वो लेस्ट के बाद नॉट यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए हम दूसरा वाला ऑप्शन जो है इस जगह पर एकदम फिट कर देंगे, यानी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। समझ में आ गया? अब आप कहेंगे लेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा ना हो। आई होप कि आपको सभी को एकदम जो है वो समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। चलिएगा आगे देख लीजिएगा आगे कौन सा क्वेश्चन है और आगे जो जो क्वेश्चन है वो आप देखते जाइएगा। लिखा हुआ है एट लास्ट अंततः सुमित वॉज मैरिड विद अ पुअर गर्ल। इसका मतलब कि अंततः सुमित की शादी एक गरीब लड़की से हो गई। अब इन चारों में से आप ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं 5, इनमें से आप वॉज मैरिड विद की जगह पर क्या यूज़ करेंगे और वो क्यों यूज़ करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा सा नियम है और इसमें आप गलती ना करें इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना वॉज मैरिड विद, इस जगह पर आपको वॉज मैरिड टू करना होगा। क्या करना होगा? वॉज मैरिड टू करना होगा। आप पूछेंगे क्यों भैया? याद रखिएगा कभी भी अगर मैरिड वर्ड अगर कभी भी इस्तेमाल हो रहा है और उससे पहले अगर इज आर एम या फिर वॉज वर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद जिससे भी वो शादी वादी कर रहा है, समझ में बात आ रहा है? अगर आपको इज आर एम वॉज वर के बाद में अगर मैरिड मिल रहा है और उसके बाद लास्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप यहां पर विद की जगह पर टू यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? टू। समझ में आ गया? टू यूज होता है तो इसीलिए मेरा जो ऑप्शन है वो एकदम सही है जो मैंने आपको बताया। इसका एक दूसरा भी याद रखिएगा, तो इसीलिए यहाँ पर वॉज मैरिड टू हो जाएगा। एक चीज़ और देखिएगा, एक प्रपोजिशन आपने बड़ी अच्छी सीखी होगी और वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता है कि आपने क्या सीख लिया होगा देखिएगा, एक तो ये हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो मैरिड टू आ जाएगा। ठीक है, कब आएगा? अगर इज़ार है बॉजवर के बाद मैरिड हो और उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट हो तो उसे टू से कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर अगर खाली वर्ब आ जाए मैरी, क्या? अगर खाली वर्ब आ जाए मैरी, मैरी का मतलब भी शादी करना होता है। अगर खाली मैरी आ रहा है या इसका सेकंड फॉर्म आ रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है ना तो बिना किसी वो विद के साथ में, बिना किसी टू के साथ में, बिना किसी प्रीपोजिशन के साथ में आता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस चीज़ को आप याद रखना। ये मैंने आपको एकदम जो वो सही तरीके से आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को बता दिया। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि राजा ने रानी से शादी कर ली तो राजा मैरिड रानी, एकदम सही है। हाँ, कभी कभी आप ये भी बोल सकते हैं कि राजा मैरिड टू नेहा, लेकिन यहाँ पर विद यूज़ नहीं किया गया है हमने। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना कि विद नहीं आता है, टू आता है, और टू कब आता है वो दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दी है। चलिएगा आगे देख लीजिएगा, आगे ये सवाल सही हो गया। अब देखिएगा कि मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कई लोग जो हैं वो मेरे अंडर में, मेरे अधीन काम कर चुके हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर हैव बीन वर्किंग की जगह पर क्या आएगा उसको आप समझिएगा। कभी भी अगर मैनी आ जाए और उसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी नाउन आए, क्या है? अगर कोई भी नाउन आ रहा है, जैसे स्टार्टिंग में क्या आ गया? मैनी आ गया। क्या आ गया? मैनी आ गया। तो मैनी का एक नियम होता है
कि मैनी ए के बाद में जैसे यहाँ पर दे रखा है नाम यानी मैन, ये क्या एक नाउन है ना, और ये एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर वाली आएगी। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कौन सी आएगी, हैज बीन वर्किंग। क्या आ जाएगी, हैज बीन वर्किंग। इज दैट क्लियर, कोई भी डाउट तो नहीं। यानी मैनी ए के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है मैन, इसीलिए जो आगे जो वर्ब आ रही है यानी इस जगह पर जो वर्ब आ रही है वो भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिएगा कि बीइंग अ फाइन डे आई वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला। अब इसका मतलब समझिएगा, ये कहना ये चाहता है कि दिन अच्छा होने के कारण हम लोग ओखला में पिकनिक के लिए निकल गए, ये इसने ये कहा है। अब कभी भी अगर स्टार्टिंग में बीइंग अ फाइन डे आ जाए, क्या बीइंग शब्द से और इसके साथ में अगर कुछ भी जुड़ा आ रहा है तो आपको बीइंग न दे करके इसके आगे इट हमेशा देखना है। इसका एक बड़ा रूल है, मैं आपको समझाऊंगा कभी। तो इट बीइंग अ फाइन डे क्या हो जाएगा, इट बीइंग अ फाइन डे यहां पर हो जाएगा, ठीक है। यानी बीइंग कभी स्टार्टिंग में आ जाए तो आप समझ जाना कि इससे पहले आपको जो यूज करना है वो इट यूज करना है। आगे देखिएगा, आगे पांचवा क्वेश्चन देखिएगा कि दिस कार इज नो मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। इसका मतलब क्या हुआ भैया, यानी कि इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ये जो कार है ना, ये कार हमें से किसी की भी कार से बड़ी है। एक्चुअल में ये कहना ये चाहता है। अब यहाँ पर गलती क्या है कि एक साथ लगातार दो कंपैरेटिव डिग्री आ गई, और मैंने आपको कल वाले सेशन में बताया था कि एक साथ डबल डिग्री जो होती है, डबल कंपैरेटिव जो होता है वो एक साथ नहीं आता है, इसीलिए डबल कंपैरेटिव का यूज़ हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही का करेंगे। और इस जगह पर हम क्या बोल सकते हैं, इस जगह पर ये हो जाएगा जैसे इज मोर बिगर दे रखा है, क्या दे रखा है, इज मोर बिगर दे रखा है, तो यहाँ पर खाली इज बिगर कर दीजिएगा, मोर का यूज़ आप मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि बिग का बिगर बिगेस्ट होता है, तो मोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे हो ना मोर इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इंपॉर्टेंट का इंपोर्टर या इंपोर्टेस्ट ऐसा नहीं बनता है, इसीलिए हम मोर का या मच है ना इसका मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑलरेडी बिगर का कंपैरेटिव बन जाता है, इसीलिए यहाँ पर मोर की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। मोर तब आता है कि जब यहाँ पर कोई भी ऐसा एडजेक्टिव है जिसका कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव नहीं बनाया जा सकता, और वैसे भी डबल कंपैरेटिव एक साथ नहीं आता है। समझ में आ गया, इसीलिए यहाँ पर इज बिगर वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला एकदम समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिएगा एक और सवाल देखिएगा। एक्चुअली ये क्लासेस उनके लिए बेहतरीन होंगी जिनका इंग्लिश सच में ही एकदम अच्छा नहीं है। अब देखिएगा, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि देखिएगा, यानी कि कल जब मैं बाजार जा रहा था ना तो मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हो गई, ये बताना चाहता है। अब इसमें भैया गलती क्या हो सकती है बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर जो व्हेन आई एम गोइंग लिखा हुआ है, यहाँ पर क्योंकि देखिएगा व्हेन से पहले क्या, व्हेन से पहले कौन सा टेंस है, पास्ट, यस्टरडे, इसीलिए सिंपल पास्ट हो गया। तो जो भी कंजंक्शन आएगा इसके आगे वाला सेंटेंस भी तो पास्ट का ही होगा, क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि भाई जब मैं अपने दोस्त से मिला था ना, तो व्हेन आई एम गोइंग टू, जब मैं मार्केट जा रहा था तब मैं अपने दोस्त से मिला। एक्चुअली ये यानी दोनों ही स्थिति क्या है, पास्ट में है। क्या है, दोनों जो घटनाएं वो पास्ट की हैं, भूतकाल की हैं। और ऐसे में जब पास्ट में कोई घटना जारी होती है, ठीक है, इसी बीच कोई दूसरा घटना हो जाए, तो जो भी घटना सबसे पहले होती है उसी में हम जो है वो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं बताइएगा। इन चारों के पांचों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी यूज़ करेंगे, वो करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसीलिए ये हो जाएगा आई वॉज गोइंग। क्या हो जाएगा मेरे साथी, आई वॉज गोइंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर, किसी भी संशय में आप ना रहिएगा, ठीक है। ये बातें मैंने आपको समझा दी। इसके बाद आगे देख लीजिएगा, आगे क्वेश्चन अगला है वो आपको दिखाता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको आप अच्छे से समझिएगा कि ये कहना क्या चाहता है। देखिएगा एक सवाल लिखा हुआ है और ये आपके सामने क्या है, देखिएगा ही टोल्ड अस, यानी उसने हमें बताया दैट ही हैज़ नॉट रेड द बुक। इसका मतलब है कि उसने जो हमें बताया कि भाई उसने जो वो किताब नहीं पढ़ी है। एकदम बात समझ में आ गई। अब आपको इसे देखने के बाद में क्या समझ में आता है, इसे देखने के बाद में आपको समझ में क्या आता है ज़रा वो आप बताइएगा मुझे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब जो भी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी वो आप बताते जाइए। यानी कि इसका मतलब है कि उसने हमें बताया कि उसने पुस्तक नहीं पढ़ी है, यही कहना चाहता है ना। एक देखिएगा ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये इनडायरेक्ट बना हुआ है, क्योंकि इनडायरेक्ट बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में बदला गया है।
इसका मतलब है कि इस दैट जो कंजंक्शन लगा हुआ है इससे पहले क्या है बताओ, पास्ट है ना, तो आगे भी पास्ट आएगा। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट तो कभी नहीं आ सकता। तो भैया ऐसे में आएगा क्या, क्या ऐसे में आएगा क्या, पास्ट आ जाएगा। हैज का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। यस ना। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हैज की जगह पर हैड का यूज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। इसीलिए अगला जो कंजंक्शन के बाद आएगा वो भी जो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, और इसलिए हमारा सी वाला पार्ट जो वो एरर है। बताइए कितने स्टूडेंट ने इसे फाइंड कर लिया। आगे देख लीजिएगा, आगे देखिएगा कि आई हैव पेड माई बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ओनली अ वीक अगो। भैया ये क्या कहना चाहता है, कहना ये चाहता है कि भाई मैंने अपना जो बिजली का बिल है वो केवल एक सप्ताह पहले ही चुकाया है। इसका मतलब ये है। अब एक चीज़ देखिए, कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर अगो आ जाए या फिर यस्टरडे आ जाए, क्या बोला मैं, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर अगो आ जाए या यस्टरडे आ जाए तो ये सिंपल पास्ट को जो है वो शो करता है, और इसीलिए सिंपल पास्ट को शो करता है तो हैव की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर खाली पेड आ जाएगा और ये सिंपल पास्ट बन जाएगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। इज दैट क्लियर। तो इसीलिए अगो आ जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, उसमें हैव की जरूरत नहीं होती है, खाली वर्ब सब्जेक्ट होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। इसलिए यहां पर ए वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई नो वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड। भैया इसका मतलब क्या हुआ बताता हूँ, देखिएगा, यानी कि उसने मुझसे पूछा क्या मैं जानता हूँ प्रिंसिपल कहाँ है। एक्चुअली में ये कहना ये चाहता है। अब इसको आप समझिएगा, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो रिपोर्टिंग वर्ब बताइएगा किस में है बताओ, ये वाला जो पार्ट है वो किस में, पास्ट में है ना, किस में है मेरे भाई, रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में, और इसीलिए पास्ट टेंस में है तो नो की जगह पर ना न्यू आ जाएगा, मतलब सेकंड फॉर्म आ जाएगा। इस नो की जगह पर क्या है, इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगा। तो नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू होता है। तो बाकी सब सेंटेंस वो एकदम सही है। क्यों सही है भैया, यहां पर भी पास्ट हो गया, यहां पर भी पास्ट, और आगे भी एकदम पास्ट हो गया। तो पूरा सेंटेंस जो ये अरेंज हुआ है वो पास्ट का हुआ है। किसका हुआ है भैया, पास्ट का हुआ। आगे देखिएगा, आगे कौन सा सेंटेंस है कि दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर्स। यानी ये कहना ये चाहता है कि भाई ये जो टीवी सीरियल है ना वो 3 वर्षों से चल रहा है, एकदम चला आ रहा है। इसका मतलब है यानी कि पिछले 3 वर्षों से, जैसे मानिएगा अभी चल रहा है क्या 2025 चल रहा है, तो इसके देखिएगा 3 और 4 और 5 यानी 3 सालों, पिछले 3 सालों से कंटिन्यू चला आ रहा है, अभी तक चल रहा है। तो जब भी कभी पीछे से और अब तक की बात की जाए तो हमेशा हम आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं मेरे साथी। इसलिए बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, और जहां पर इज गोइंग ऑन आ रहा है, क्या जहां पर इज गोइंग आ रहा है, इज गोइंग ऑन आ रहा है, वहां पर क्या लिखेंगे, हैज बीन गोइंग। क्या लिखेंगे, हैज बीन गोइंग, आगे ऑन फॉर 3 ईयर्स वाला सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। तो इज गोइंग की जगह पर क्या लिखा आएगा, हैज बीन गोइंग आएगा। मैंने आपको बता दिया क्यों आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसमें एरर हो जाएगा बी वाले पार्ट में। आपका टेंस वाला जो सेक्शन जो सबसे ज़्यादा आपके पेपर में आता है वो वाला एकदम मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी अच्छे से आपको जो वो समझा दूँ। आगे आप देखिएगा, आगे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि आई वेंट टू हिज हाउस, यानी कि मैं उसके घर पर गया। क्या, आई वेंट टू हिज हाउस बट कुड नॉट सी हिम, लेकिन उसे मैं देख नहीं सका बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। भैया इसका मतलब यानी वो ये कहना चाहता है कि मैं उसके घर गया लेकिन उससे मिल नहीं सका क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले ही वो घर से बाहर चला गया था। ये कहना ये चाहता है। तो इस तरह के सेंटेंस आपने एकदम खूब अच्छे से जो पढ़े होंगे, क्या एकदम अच्छे से आपने पढ़े होंगे। तो ऐसे सेंटेंस में गलती कहां पर बन सकती है वो आपको बताता हूं। देखिएगा ये जो वेंट लिखा हुआ ना, क्या समझिएगा, ये जो वेंट शब्द लिखा हुआ है, जो शी वाले पार्ट में जो वेंट वाला शब्द लिखा हुआ है, ये वाला एक्चुअल में ये वेंट नहीं आएगा, इस जगह पर हैड गॉन आएगा। आपको मैंने बता दिया है मेरे भाई पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों आ गया, क्योंकि पास्ट में ऐसी कोई घटना जो सबसे पहले जो वो कारित हो गई हो, जो सबसे पहले घट गई हो, उस जगह पर, उस वाक्य में, उस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस वेंट की जगह पर, क्या इसलिए इस वेंट की जगह पर हैड गॉन का यूज हम करेंगे। समझ में आ गया। यानी कि ये कहना ये चाहता है कि मैं उसके घर गया लेकिन वो मिला नहीं क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले ही वो चला गया। तो इसका मतलब सबसे पहले घटना कौन सी हुई है, जाने वाली हुई है, यानी ही वेंट आउट। तो ये वाली घटना सबसे पहले हुई है ना, और जब भी ऐसी घटना अगर सबसे पहले हो जाए सेंटेंस में तो उस जगह पर पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं, तो हैड गॉन आ जाएगा। आगे देखिएगा, When I shall see him, I shall tell him that what he has done is wrong। भैया इसका मतलब ये तो थोड़ा सा
गड़बड़ सा यानी ये कह रहा है कि जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे बताऊंगा कि उसने जो किया है वो एकदम गलत है। कहना ये चाहता है। अब इसको आप अच्छे से समझिएगा, देखिएगा एक चीज़ देखिएगा। व्हेन आई शेल, यानी कि जब भी, अब देखो व्हेन से स्टार्ट हो गया, व्हेन से हो जाए, इफ से हो जाए, क्या बोला, अगर कोई भी सेंटेंस व्हेन से या इफ से आपका कोई भी क्लॉज जो स्टार्ट हो रहा है, कंडीशनल क्लॉज अगर स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे उस क्लॉज में हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, यानी कि ये फ्यूचर, ये जो पूरा सेंटेंस है वो कैसा बता रहा हो बताओ, वो पूरा का पूरा आपको फ्यूचर का टाइम बता रहा है। किसका बता रहा है? फ्यूचर का टाइम बता रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो शैल का इस्तेमाल नहीं होगा और सिंपल प्रेजेंट आता है, इसलिए खाली सब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो शैल यहाँ पर, यानी सीधी बात है कि इफ या व्हेन से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उस सेंटेंस में कभी भी सेल या विल मतलब फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे देखिएगा। ओके, अब देखिएगा, इफ आई वॉज द किंग, काश मैं अगर राजा होता तो आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री, मैं अपने देश का नक्शा ही बदल देता। यदि मैं राजा होता तो मैं अपने देश का चेहरा ही बदल देता, ये कहना ये चाहता है। अब इसका मतलब इस चीज़ को पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में क्या आता है? आपके, यानी कि ये जो लिखा गया सेंटेंस है वो अनरियल है। ठीक है, वो यानी कि वो सच्चाई भरा नहीं है, बस वो एक ख्वाब देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी जब आप सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा वर इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? वर इस्तेमाल करेंगे। इफ आई वर, क्या, लेकिन आई के साथ तो वॉज आता है। हाँ, इसीलिए अगर सही बात होगी तो वॉज आएगा, लेकिन अगर फर्जी बात होगी तो क्या आएगा? वहां पर वर आएगा। तो ऐसे में आपको बता था, अगर इफ आ जाए, एज इफ आ जाए या दो आ जाए, ठीक है, तो इन सभी के बाद में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वहां पर जो होता है वो वर का इस्तेमाल जो है यहाँ पर वॉज वर में से करना हो तो वर आ जाएगा, अगर वॉज वर नहीं है तो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आएगा, मतलब सेकंड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अब सेकंड तो फॉर्म तो बन नहीं सकती है वॉज वर की। आगे देख लीजिएगा, लाइफ ऑन शिप, यानी कि पानी के जहाज पर जो जिंदगी होती है ना, वो वॉज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, यानी कि जो मैंने, यानी ये कहना चाहता है कि पानी के जहाज का जो जीवन होता है, पानी के जहाज पर जो जीवन होता है, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं था, ये कहना ये चाहता है। अब इस सेंटेंस में आपको क्या गलती जो है नजर आ रही है? यानी कि ये सेंटेंस में जो एक बात कही गई है वो पास्ट की बात कही जा रही है। ठीक है, उसका इरादा है। तो ऐसे अगर कभी भी पास्ट की बात कही जाए और इरादे वगैरह समझाए जाएं पास्ट की घटना से संबंधित, तो ऐसे में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसी जो उम्मीदें होती है ना उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती, इसीलिए वहां पर पास्ट परफेक्ट का टेंस इस्तेमाल होता है। इसलिए आई हैड एक्सपेक्टेड आएगा। क्या यहां पर क्या आ जाएगा? आई हैड एक्सपेक्टेड आ जाएगा। मैंने आपको समझा दिया कि जब भी कभी ऐसे सवाल आए कि जिनके अंदर लगे कि भाई ये तो अनरियल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही सोच गया, तो ऐसे में हमेशा क्या आप लगाएंगे? आई हैड, थर्ड फॉर्म। चलेगा, आगे देख लीजिएगा, आगे देखो, माई फ्रेंड हैज़ गॉट एन अपॉइंटमेंट इन अ टेलीविजन कंपनी सम 3 months अगो। ओहो हो, अब आपको एक चीज तो यहां पर नजर आ गई होगी, अगो शब्द आ गया भैया। यानी इस सेंटेंस में अगो शब्द जहां पर भी आ जाए, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो वहां पर हम सेकंड फॉर्म यानी कि डिड नॉट या सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। और बस आप यहां पर हैज हटा दीजिएगा। देखो सेकंड फॉर्म तो ऑलरेडी है ही, गेट की गॉट, तो ये वाला सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। ए वाले पार्ट में जो है वो गलती हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा कि व्हेन द प्लेन लैंडेड ही फाउंड दैट वन ऑफ द विंग्स इज डैमेज्ड बाय अ सेल, यानी कि जैसे ही जहाज ने, यानी कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि जब विमान धरती पर उतरा तो उसने पाया कि एक पंख किसी भी शेल से, किसी गोले से जो है वो टूट गई है, क्षतिग्रस्त हो गया है। कहना ये चाहता है। अब इसका मतलब भैया हम इसे कैसे समझेंगे, मैं आपको जो है वो बताता हूँ। देखिएगा, जब भी कभी दो पास्ट की अगर कोई भी इवेंट हो रही हो, तो जो पहले कोई भी घटना अगर घट रही है तो उसके साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बोलो यस और नो। इसलिए इज की जगह पर हैड बीन डैमेज्ड का प्रयोग होगा। और देखिएगा दोनों कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, और क्योंकि पैसिव फॉर्म में बना हुआ है इसीलिए हम हैड बीन डैमेज्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? हैड बीन डैमेज्ड का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया? तो इसीलिए यहां पर कौन सा पार्ट गलत हो जाएगा? सी वाले पार्ट में जो वो गलती हो जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? यहां पर आ जाएगा हैड बीन डैमेज्ड। क्या हो जाएगा? हैड बीन डैमेज्ड। पैसिव भी तो बना हुआ है, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, बाई के बाद में यहां पर सब्जेक्ट पीछे चला गया। और वैसे भी सीधी सी बात है यार,
जब पैसिव फॉर्म में बना हुआ है, पहले पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट हो रहा है, फाउंड आ गया सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो भाई यहां पर भी तो कोई ना कोई पास्ट आएगा ना। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि कौन सा पास्ट आएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम कॉमन सेंस से ही हम लगा सकते हैं यहां पर क्या आएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे कौन से सवाल हैं वो मैं आपको जो है वो एक जल्दी से, अब आप देखिएगा बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें आप देख लीजिएगा। हाँ, क्लासेस भाई थोड़ा लंबा होगा, आराम से समझाने में समय लगता है, तो आप 1.5 या फिर 2 की स्पीड से भी आप इसे देख सकते हैं। अब आप देखिएगा ये कहना क्या चाहता है, इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा तो पहले पार्ट में क्या गलती है और उस जगह पर क्या यूज़ होगा वो आपको पता होना चाहिए। टू अस एवरीथिंग यू नो की जगह पर इन 4 में से जो है वो कौन सा इस्तेमाल हो सकता है वो आप देखिएगा। देखिएगा पहली बात आप समझिएगा कि यहाँ पर टोल्ड है ना, क्योंकि देखो सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो टोल्ड के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इन दोनों के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता, ये प्रेपोजिशन वाली एरर है। तो इसीलिए यहाँ पर टोल्ड के बाद में टू तो आएगा ही नहीं, क्या टू तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पास्ट है तो आगे भी पास्ट की ही घटना जो है वो कारित हो रही है। क्या बोला, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर टू का प्रयोग तो लगेगा ही नहीं। इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टू हट जाएगा और खाली आ जाएगा अस एवरीथिंग यू न्यू, पास्ट, और ये पास्ट सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म, चलिएगा ए वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या है, आई शैल नॉट स्पेंड मनी फॉर लग्जरीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है वो ये कहना चाहता है कि भाई मुझे विलासिता की चीज़ों पर पैसा खर्च करना नहीं चाहिए, ये कहना ये चाहता है। तो ऐसी जगह फॉर लग्जरीज जो लिखा हुआ है उस जगह पर क्या होना चाहिए वो ये पूरा, ये प्रीपोजिशन वाली एरर है, ध्यान से देखिएगा। याद रखिएगा फॉर लग्जरी कभी नहीं होता, फॉर मतलब लग्जरीज से पहले फॉर इस्तेमाल नहीं होता कभी प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ पर ऑन लग्जरीज आता है। क्या आता है, ऑन लग्जरीज आता है, ठीक है। तो इसलिए ऑन लग्जरीज वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क अप टू संडे, यानी कि कहना ये चाहता है कि आपको ये जो काम दिया गया ना वो रविवार तक पूरा करना होगा भाई साहब। अब इसका मतलब ये हुआ रविवार तक की बात की जा रही है, ओके एक सेकंड, ठीक है, रविवार तक की बात की जा रही है ना, तक। तो इसीलिए कभी जब भी कभी फ्यूचर में अगर कोई भी समय आए और उसमें तक वाली जो बात कही जाए कि इतने समय तक, ठीक है ना, इतने समय तक आपको ये सारा काम करना है, ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम आपके सामने अगर बात की जाए तो वहाँ पर प्रीपोजिशन लगाते हैं बाई, क्या लगाते हैं, बाय, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, टू तो नहीं लगाऊंगा, बाई संडे लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, बाई संडे लगा दूंगा। इसलिए मेरा जो बी वाला आंसर है वो एकदम जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। आगे देख लीजिएगा, आगे सवाल क्या है, द मैटर कॉल्ड अप एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये कहना चाहता है कि भाई इस मामले में उनके आचरण पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, ठीक है, यानी कि इस मैटर में, इस मामले में उनका जो आचरण था उनके ऊपर एकदम लिखित में जवाब मांगा गया था कि आपने ये जो काम गलत किया है वो क्यों किया है। तो इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन की बात हो रही है तो कॉल्ड अप कभी नहीं आता, कॉल्ड अप नहीं आता, अप की जगह पर जो आता है वो फॉर आता है, ठीक है, एक बार देख लेना, बट मेरे हिसाब से कॉल फॉर ही आता है। क्या आता है, कॉल फॉर ही आता है, क्योंकि कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है, कॉल फॉर जो होती है वो एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है मांगना। क्या मांगना है, स्पष्टीकरण मांग लिया उसने। आगे देख लीजिएगा कि आफ्टर द वोट वॉज टेकन द मीटिंग ब्रोक, मतलब ये कि वोट मांगने के बाद में मीटिंग क्या है वो एकदम बिखर गई, टूट गई। कहना तो यही चाहता है ना, नहीं भाई उसका मतलब तो यही है ना, जो मतलब ये कहना चाहता है, चलिएगा, मतलब ये कि भाई मतदान के बाद में बैठक जो है वो समाप्त हो गई, ये कहना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ब्रेक की सेकंड फॉर्म दे रखी है ब्रोक, क्या ब्रेक की सेकंड फॉर्म दे रखी है ब्रोक। तो याद रखना ऐसी स्थिति में अगर कभी भी आ जाए कि कोई भी चीज़ जिसका एंड आ गया हो, यानी कम टू एन एंड, तो ऐसे में ब्रेक अप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ब्रेक अप लगाते हैं। तो यहाँ पर ब्रोक सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म, तो ब्रोक अप आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे देख लीजिएगा, आगे देखिएगा, द स्पीकर आज द ऑडियंस टू बियर अपॉन हिम फॉर फ्यू मिनट्स मोर। अब एक चीज़ देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीकर जो बोलने वाला है उसने श्रोताओं से कुछ मिनट और धैर्य रखने का अनुरोध किया, वो कहना ये चाहता है। तो बियर अपॉन नहीं आता, अगर कभी धैर्य रखने की बात आ जाए तो बेयर अपॉन नहीं आता, इस जगह पर जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा वो विद आता है, क्या होता है, बेयर विद। तो इसीलिए बेयर विद का मतलब ही क्या होता है, सहन करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, क्या ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, बेयर विद। आई होप कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपने कर लिए होंगे, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको
वन बाई वन मिल जाएगा। बाकी आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा करके और आप सभी को जो वो जोड़ लीजिएगा, ताकि जो आने वाली क्लासेस, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, वो सब तक पहुंच सकें। आपका बस यही सपोर्ट मांगा है, बस इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिएगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए और एक प्यारा सा कमेंट जो है वो आपको मेरे साथ ही ज़रूर करना है। अगर आप अंत तक यहाँ पर आए हैं तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट करेंगे, और एक शब्द आपको लिखना होगा, वो लिखना होगा क्या, कमेटी की स्पेलिंग। मैं समझ जाऊंगा कि आपने पूरा क्लासेस को एंजॉय किया, पूरी क्लासेस के सारे क्वेश्चंस को लगाया है। तो कमेटी की स्पेलिंग जो है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो कमेंट करना है। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।